لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्ताब फुटनोट्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस साल अगर आप हज करने के लिए आ रहे हैं या फिर आपकी फैमिली से कोई हज करने के लिए आ रहा है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं। इंशाअल्लाह इस हज के सफ़र में कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 2021 में जब कोविड का दौर चल रहा था, उस वक्त पे अल्लाह के फजल करम से मुझे हज करना नसीब हुआ था। 2021 में मैंने हज किया था और 2019 में हुज्जाज कराम की खिदमत करने के लिए मीना और अजीज़िया में मुसलसल 3 दिनों तक मैंने एज अ वॉल्टियर काम किया है, सिर्फ़ और सिर्फ हुज्जाज कराम की खिदमत करने के लिए। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस हैं, कुछ तजुर्बे हैं, उन तजुर्बों से मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों 2019 के बाद से ये पहला साल है जिसमें सऊदी अरेबिया ने बाहरी मुल्क के हुज्जाज कराम को इनवाइट किया है हज करने के लिए। 2019 में तकरीबन 25 लाख लोगों ने हज किया था। उसके बाद से आपको पता ही है 2020 में कोविड का दौर आ गया, पूरी तरीके से लॉकडाउन। ऐसा लगा कि 2020 में हज हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया ने अलाउ किया। विद इन सऊदी अरेबिया जो भी लोग हज करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग, तो सिर्फ 10,000 लोगों ने हज किया था 2020 में। 2021 में ये तादाद थोड़ी सी बढ़ाई गई और सिर्फ 60,000 लोगों को परमिशन मिला हज करने के लिए। तो सिर्फ 60,000 लोगों ने हज किया था 2021 में। और इस साल दुनिया भर से तकरीबन 10 लाख लोग आ रहे हैं हज के अहम अरकान को करने के लिए। तो अगर आप इन 10 लाख लोगों में शामिल हैं तो आप ये समझें कि अल्लाह ने इस हज के सफ़र पे आपको कबूल किया है और इसके लिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकें वो कम है। दोस्तों हज इतनी आसानी से सबको नसीब नहीं होता है। मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों को हज और उम्रे के नेमत से नवाजे और अपने घर की ज़ियारत कराए। अगर इस साल हज करने का मौका आपको मिला है तो आप पूरे दिलो जान से अल्लाह को राज़ी करने में लग जाएं, क्योंकि हज का सफ़र अल्लाह को राज़ी करने का सफ़र है, अल्लाह से मुलाकात करने का सफ़र है। और हो सकता है ये सफ़र ज़िंदगी में पहली बार या फिर आखिरी बार मिलना हो आपको। दोस्तों इस वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो मैंने वीडियो के आखिर में बताया है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं वो ये, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हज का सफ़र शुरू करने से पहले जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपके पास हज से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हज का आईडी प्रूफ या हज का अलॉटमेंट लेटर या जितने और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, सबकी एक एक सेट फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर निकालें। और जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि जितने भी आप लगेज लेकर के आ रहे हैं, सपोज़ आप 2 ट्रॉली बैग लेकर के आ रहे हैं, 1 हैंड बैग लेकर के आ रहे हैं, तो ये जो भी आपने फ़ोटोकॉपी बनाया है, जो एक फ़ोटोकॉपी का सेट है, हर एक सेट को हर एक ट्रॉली बैग में ज़रूर रखें। वैसे तो एयरपोर्ट पे आपके ट्रॉली बैग की टैगिंग होगी, लेकिन एहतियातन आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। और जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कराएं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने ईमेल आईडी पे ज़रूर शेयर करें। और हो सके तो इसकी हार्ड कॉपी और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अपने किसी न किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर करके आएँ। और एयरपोर्ट पे आपको आईडी प्रूफ मिलेगा। याद रखें ये आईडी प्रूफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, सऊदी अरब में आ रहे हैं, और यही आपका पहचान पत्र है। इसको आपको अपने से अलग नहीं करना है। चाहे आप हरम शरीफ जाते हैं तवाफ़ करने के लिए, सही करने के लिए, या फिर अपने आप बिल्डिंग में हैं, या फिर आप मीना जाते हैं, मुज़दलिफ़ा जाते हैं, अरफ़ात जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, ये आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसको कभी भी अपने से दूर मत कीजिएगा। दोस्तों पैकेजिंग में आप अपने ज़रूरत से रिलेटेड जितने भी सामान होंगे वो आपने ऑलरेडी पैक कर चुके होंगे, लेकिन मैं जो कुछ सामान बता रहा हूँ इसको एक बार क्रॉस चेक आप ज़रूर करें। और कुछ एहतियाती बता रहा हूँ उसका एहतियात आप ज़रूर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। हो सकता है आपको हज अथॉरिटी की तरफ से ट्रॉली बैग्स वगैरह प्रोवाइड किया गया हो। अगर उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उस ट्रॉली बैग को आपको खुद से ख़रीदना है तो कोशिश करें कि वो ट्रॉली बैग ब्रांडेड कंपनी का हो, मजबूत हो।
मेन मकसद ये है कि वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री में उसको एयरपोर्ट पे चेक इन कर देते हैं तो वो ट्रॉली बैग सीधे आपको आपके होटल पे मिलती है, चाहे आप मदीना जा रहे हो चाहे आप मक्का आ रहे हो, वो सीधे आपको आपके होटल पे ही मिलेगा। तो आपको नहीं पता है कि आपके ट्रॉली बैग के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन अगर वो मजबूत रहेगा तो आपका कोई भी सामान खुलेगा नहीं, आपका कोई भी सामान गायब नहीं होगा और उसकी हिफाजत रहेगी। तो इस चीज़ का एहतियात आप ज़रूर रखें। ट्रॉली बैग के साथ साथ आपको एक केबिन बैग भी कैरी करना होता है। कोशिश करें कि ये केबिन बैग भी थोड़ा सा बेहतर हो, थोड़ा सा मजबूत हो, क्योंकि इस केबिन बैग का इस्तेमाल आप जो 5 दिन के सफ़र पे जाते हैं उसमें भी इसको आप लेकर के जा सकते हैं। जो भी आपके ज़रूरत के सामान है उसको इस बैग में भर करके इस बैग को आप कैरी कर सकते हैं जब आप मीना के सफ़र पे जाते हैं तो। और जो दूसरा बैग आपको कैरी करना है वो कुछ इस तरीके से जो शोल्डर बैग्स होते हैं, ऐसा बैग आप ले लें जिसमें आप जो भी आपके जूते चप्पल वगैरह हो गए उन जूते चप्पल को आप इसमें रख लें, और जो भी खाने पीने के सामान है उस खाने पीने के सामान को उसको आप इसमें रख सकते हैं। जब भी आप हरम शरीफ पे जाते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है, तो ऐसा बैग आप कैरी कर सकते हैं। जो तीसरा बैग आप कैरी कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से है जिसमें आप अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, पैसे हैं, मोबाइल है, वॉलेट वगैरह है, वो रखने के लिए इस टाइप के बैग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा बैग भी आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ सकती है उसकी मैंने ये एक लिस्ट तैयार की है। आप इस लिस्ट को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई सामान अगर आप ले सकते हैं, आपने पैक नहीं किया है तो उसको ज़रूर ले करके पैक कर लें। लिस्ट कुछ इस तरीके से है। अगर किसी मर्ज़ की दवा आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उन दवाइयों को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के आइएगा। अगर वो दवा यहाँ पे फिनिश हो जाता है तो सेम दवा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। और ये कुछ मेडिसिन्स हैं, जनरल मेडिसिन्स, इसको भी आप लेकर के आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कोशिश करें कि 2-3 एहराम लेकर के आएँ, क्योंकि उन एहराम को आप उम्रे में भी यूज़ करेंगे, और कम से कम 2 एहराम आपके हज में यूज़ होंगे। जिस दिन आप मीना में जाएंगे उस दिन आप एक एहराम पहनेंगे, और जिस दिन आपको अराफात के मैदान में जाना होता है, अराफात के दिन, उस दिन आप कोशिश करें कि आप अपना एहराम चेंज करके और दूसरा एहराम बदल लें और उस एहराम को पहन करके पाक साफ़ हो करके अच्छी तरीके से, और फिर आप अराफात के मैदान में जाएँ। साथ में कुरान शरीफ और तस्बीह वगैरह, और हो सके तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपने पास रखें आप, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। जब आप 5 दिन के मेन हज के अरकान को करने के लिए जाएंगे तो उसमें सबकी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा खाना ना खाएं, और अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहेगा तो उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। अगर आप अज़ीज़िया में आकर के ठहरते हैं तो वहाँ पे खाना बनाने की फ़ैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब आकर के सारे बर्तन वगैरह जो भी हैं खाना बनाने को वो यहाँ से ख़रीदेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि अपने साथ में एक कुकर ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि जो हम अपने इंडिया पाकिस्तान में जो कुकर यूज़ करते हैं वो कुकर यहाँ पर उस तरीके का कुकर अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर वहाँ से लेकर के आएँगे तो कुछ भी पकाने में ज़्यादा आसानी होगी आपको। अपने साथ में एक फ़ोल्डेबल छोटा सा मैट ज़रूर रखें। अगर आप मुज़दलिफ़ा जाते हैं तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अपने होटल में रहते हैं तो वहाँ पे भी नीचे बिछा करके बैठने उठने के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो एक छोटा सा फ़ोल्डेबल मैट रहेगा तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको। एक कंफर्टेबल शूज़ और स्लीपर अपने पास रखें। जब भी आपको ज़्यादा चलना हो, अगर आप एहराम में नहीं हैं तो आप वो शूज़ पहन सकते हैं, जिससे आपको दूर तक चलने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक सन ग्लास अपने पास रखें, और डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसके छोटे छोटे जो सैशे आते हैं, जो पाउच आते हैं, अगर उसको रखेंगे तो भी बेहतर होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बताना था कि अगर आप अज़ीज़िया के एरिया में रहते हैं जहाँ पे खाना बनाने की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर आपको ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है तो जो आपके होटल हैं उसके नीचे छोटे छोटे दुकान होते हैं, ग्रॉसरी शॉप होते हैं, जिसको अरबिक में बकाला बोला जाता है। तो बकाले पे जा कर के आप वहाँ से अपना ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अज़ीज़िया के ठीक सटे एक मक्का मॉल है, उसमें एक हाइपर मार्केट है जिसका नाम है पांडा। वहाँ से भी जाकर के आप सामान ले सकते हैं, तो थोड़ी सी सहूलत ज़्यादा हो जाती है। बकालों पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन ये पांडा वगैरह में यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता मिलेगा आपको। इस मैप में ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरा अज़ीज़िया है, और ये है मक्का मॉल, और इसके पीछे ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा मीना है। यहाँ मीना के पूरे कैंप्स वगैरह यहाँ लगे हुए हैं, और साइड में मुज़दलिफ़ा है। तो ये जगह है, थोड़ा सा आप फैमिलियर हो जाएंगे इस मैप की वजह से।
और दूसरी बात ये है कि अगर कभी आप हरम शरीफ में या फिर मीना में कहीं भी आप अपने ग्रुप से या फिर अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं, तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आपको जो भी वॉलंटियर मिलता है, आप वॉलंटियर से कांटेक्ट करें, उसको बताएं कि मैं खो गया हूँ या खो गई हूँ और ये मेरा आईडी प्रूफ है। इंशाल्लाह वो पूरा ट्रैक करके आपको आपके खेमे तक आपकी फैमिली से मिला देगा। दूसरी बात ये, अगर आप हरम शरीफ जाते हैं तो वहाँ पर कोई जगह एक फ़िक्स कर लें कि अगर हम सपोज़ बिछड़ जाते हैं तो इस जगह पे इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे, मुलाकात यहाँ पे होगी। सपोज़ अगर वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करने के बाद से आपकी मुलाकात नहीं होती है तो बेहतर ये है कि आप बस करके और सीधे अपने खेमे आप पहुँच जाएँ। अगर मीना है तो मीना पहुँच जाए, या फिर अजीज़िया हैं या फिर कहीं और हैं तो वहाँ पे आप पहुँच जाएँ। कोई ना कोई अल्लाह का बंदा जो भी आपका बिछड़ा हुआ है उसको आपके खेमे तक ज़रूर पहुँचा के जाएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, एहतियात में जो सबसे पहला एहतियात आपको करना चाहिए वो है कोल्ड वाटर। जी हाँ, मैंने खुद देखा है कि जब हाजी लोग हरम शरीफ को जाते हैं, उन लोगों को प्यास लगती है, सामने ज़मज़म दिखता है तो वो ये नहीं देखते हैं कि ज़मज़म ठंडा है या फिर नॉर्मल है। वो ठंडा ज़मज़म काफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं। एक तो यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से ठंडा ठंडा ज़मज़म पीने से उनकी तबीयत ख़राब सी हो जाती है, वो भी हज करने से पहले। तो जब भी आप हरम शरीफ जाते हैं, आप देखेंगे वहाँ पे इस तरीके से कुछ वाटर कूलर्स वहाँ पे रखे गए हैं जो कि ज़मज़म का ही पानी है, लेकिन इसमें से जो 3 कैन है वो ठंडा ज़मज़म है और एक है वो नॉर्मल ज़मज़म है। तो आप कोशिश करें जिस पे लिखा हो नॉट कोल्ड, उस वाले ज़मज़म से आप ज़मज़म पिएँ और इस बात का ख्याल सबसे ज़्यादा रखें जब तक कि आपका हज जो है पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो जाता है। जो दूसरा एहतियात आपको रखना चाहिए वो है स्लीपर। जब भी हाजी लोग आते हैं हज करने के लिए तो वो लोग कोशिश करते हैं कि मैं नया स्लीपर ख़रीद लूँ, नए स्लीपर पहन करके एहराम के नीचे वो स्लीपर मैं पहन करके और हज करूँगा या फिर उम्रा करूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो उस स्लीपर में आप हैबिचुअल नहीं होते हैं और जब नया स्लीपर पहनते हैं तो आपके पैर कुछ कट जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको नया ही स्लीपर पहनना है तो उस नए स्लीपर को ले करके पहले कुछ दिन आप पहन करके उसमें एडजस्ट हो जाइए पूरी तरीके से, फिर उस स्लीपर को यूज़ कीजिए, चाहे आप उम्रा कर रहे हैं या फिर हज के सफ़र में जा रहे हैं। तो जो तीसरा एहतियात आपको करना है वो ये है कि आप अपने बैग में, जो बैग आप पीठ पे कैरी कर रहे हैं, आप चाहे हरम शरीफ जा रहे हैं तवाफ़ करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप अपने बैग में कम से कम 1-2 बोतल पानी ज़रूर रखें। धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा धूप इस बीच हो भी रही है, तो पानी रहेगा तो आप पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रहेंगे। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। तो जो चौथा एहतियात करना है वो ये है कि आप अपने साथ ग्लासेस ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर आप दिन में निकलते हैं तो आंखें खोल करके चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ग्लासेस रहेंगे तो आपकी आंखों की हिफाजत भी सही तरीके से हो सकेगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि हज का सफ़र इतना आसान नहीं होता है। इस सफ़र पे थोड़ी परेशानियां होती हैं, हमें चलना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। चाहे आप हरम शरीफ में तवाफ़ कर रहे हों, आप सही कर रहे हों, या फिर आप मीना में हों, अराफात में हों, मुज़दलिफ़ा में हों, या फिर आप जमरात पे कंकड़ी मारने के लिए जा रहे हों, या फिर आप तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जा रहे हों, इन सारे अरकानों पे आपको चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप रोज़ कम से कम 30 से 1 घंटे आपको कम से कम वॉक करना चाहिए, आपको चलना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो सकें। अचानक से जब आपको इतना चलना पड़ेगा तो आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि उससे पहले हम थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा चल लें, जिससे हम इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकें, हम फिज़िकली जो है थोड़ा सा फिट हो सकें। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अच्छा खाना खाएं, बेहतर खाना खाएं। जो भी जंक फूड्स वगैरह हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बेहतर खाना खाएं, जूस पिएं, फ्रूट्स खाएं और बेहतर से बेहतर चीज़ें आप खाएं ताकि आप पूरी तरीके से फिज़िकली फ़िट हो सकें। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है मेंटल फिटनेस। मैंने खुद देखा है कि बहुत ढेर सारे हाजी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे हम हज के सफ़र में जा रहे हैं, वहाँ परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं अपने कंट्री को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, कैसे मेरा हज होगा, कैसे क्या करूँगा मैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ की सऊदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और यहाँ पे हर एक तरीके की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ ढेर सारे वॉलंटियर्स लगे होते हैं जो पूरी तरीके से आपकी खिदमत करने के लिए ही होते हैं।
तो मेरा कहना यह है कि आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को थोड़ा-सा दूर कीजिए। आप अल्लाह की राह पे जा रहे हैं, आप इबादत की राह पे जा रहे हैं, आप अल्लाह से मुलाकात के सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से मेंटल पीस के साथ आएँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम सभी यहाँ पे हैं आपकी खिदमत करने के लिए। नो योर हज। सबसे पहले आप हज और हज में होने वाले जो भी अरकान हैं और उन अरकानों पे जो भी हम दुआएं मांगते हैं, जो भी इबादतें करते हैं, उसको आप सही तरीके से समझें। आप हो सके तो आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, आपकी जान पहचान में जो भी लोग हैं, उनके पास जाएं और उनसे हज करने का सही तरीका पूछें, या फिर आपके मोहल्ले में जो भी इमाम हैं उनके पास बैठें और उनसे आप पता करें कि हज को किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से इबादत को करना चाहिए। जब तक हम उम्रा और हज के अहमियत को और इसकी अल्लाह की नज़र में कबूलियत को अगर हम नहीं समझेंगे, तो हम वो कैफ़ियत लेकर के नहीं आ पाएंगे कि हमें हज किस तरीके से करना चाहिए। तो वो शिद्दत, वो कैफ़ियत होनी ज़रूरी है हज को और बेहतर बनाने के लिए। जो पांचवा टॉपिक है वो है रेस्ट। जो भी हुज्जाज कराम हज के लिए आते हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा अपना ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। अपनी कंट्री से जो भी लोग आते हैं, कुछ लोग मदीना को चले जाते हैं, कुछ लोग मक्का को चले जाते हैं। उन लोगों की कोशिश ये होती है कि हरम शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा कर सकें, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन सारी इबादतों के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो फाइनल एम है, जो गोल है, जो टारगेट है, वो 5 दिन का हज। आपको इतना ज़्यादा नहीं थकना है कि वो 5 दिन का हज है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप अपनी सारी इबादतों को करें, लेकिन अपना थोड़ा सा ख्याल भी करें, थोड़ा सा रेस्ट करें। कुछ लोग बिज़ी हो जाते हैं शॉपिंग वगैरह में। आप सारे कामों को करें, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाएं नहीं, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचा कर रखें, जिसको आप आखिर के 5 दिनों में अच्छे तरीके से आप लगा करके और हज के सारे अरकानों को सही तरीके से अंजाम दे सकें। दोस्तों, इस हज के सफ़र में एक और ख़ास काम आप कर सकते हैं, जो कि अल्लाह की नज़र में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो है दूसरों की मदद करना। अगर आप यंग हैं तो आप कोशिश करें कि आपके साथ में जो भी बुज़ुर्ग हुज्जाज हैं उनकी आप मदद करें। अगर आप ख़वातीन हैं तो जो भी आपके साथ में जो भी ख़वातीन हैं जो कि थोड़ी सी बुज़ुर्ग हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी तरीके से मदद करनी हो, तो आप उनकी हेल्प करें। ये हेल्प ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे मक्का में या मदीना में आकर के शुरू कर सकते हैं। आप अगर एयरपोर्ट पे हैं, एयरपोर्ट पे किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, वहाँ पे उसकी हेल्प करें। चाहे आप हरम शरीफ में हों, आप मीना में हों, अरफात में हों, मुज़दलिफ़ा में हों, आप कहीं भी हैं, जहाँ भी आपको मौका मिलता है कि हाँ, इस मौके पे इस सामने वाले शख्स की मुझे हेल्प करनी चाहिए, मुझे मदद करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प करें। आपका हज तो कबूल होगा ही, आपकी ये इबादत एक बहुत बड़ी इबादत है और इंशाअल्लाह अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये इबादत भी आपकी कबूल होगी, तो आप दूसरों की मदद ज़रूर करें। याद रखें कि अल्लाह आपको देख रहा है और आप ये जो भी इबादत कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा पाने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। समझें कि जो भी माजूर है, जो परेशान हाल है, उसको कहीं ना कहीं से मदद तो मिल ही जाएगी, लेकिन अल्लाह ने आपको उस जगह पे उसकी हेल्प करने के लिए अगर आपको खड़ा किया है, अगर आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो मुश्किल में वो नहीं, मुश्किल में एक तरीके से आप हैं कि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया था किसी की हेल्प करने की, किसी की मदद करने के लिए, उससे आप चूक गए। तो आप प्लीज़ सबकी मदद करें, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। मैं अपना एक वाक़या बताता हूँ कि जब 2019 में मुझे वॉलंटियर करने का मौका मिला था मीना में या फिर अजीज़िया में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में कम से कम 30 से 40 किलोमीटर पर डे चलते थे, और सिर्फ किस लिए? सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हेल्प करने के लिए, हुज्जाज कराम की हेल्प करने के लिए। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि कंकड़ी मारने जाते हैं जमरात पे और वहाँ से बिछड़ जाते हैं, अपने अपनों से बिछड़ जाते हैं, या फिर वहाँ से निकलते हैं तो उनको उनका कैंप नहीं मिलता है, वो अपने कैंप तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। उनकी हेल्प करने के लिए, मतलब जो भी वॉलंटियर होते हैं वो वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं और उनको उनका हाथ पकड़ करके उनके खेमे तक पहुँचाते हैं। तो ये हर एक चीज़ किस चीज़ के लिए है? सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए है। दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी बात है, आप दूसरों की मदद ज़रूर करें।
तो दोस्तों जो सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सब्र। आप यहाँ हज के सफ़र पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती हैं तो आप उस पर सब्र कीजिए, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को बाहिफाजत अपने मुल्क से यहाँ पे हज के सफ़र पे लेकर के आएँ और आप सही तरीके से हज करके अपने मुल्क को वापस चले जाएँ सही सलामती के साथ। लेकिन हो सकता है आपके साथ कोई आजमाइशें कुछ ऐसी आएँ, हो सकता है कि आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपका फ़्लाइट थोड़ा सा डिले हो, थोड़ा सा आपका सामान देर तक पहुंचे आपके होटल में, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा खाना यहाँ का पसंद नहीं आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हर एक केस में आप सिर्फ़ और सिर्फ एक काम कीजिएगा, वो है सब्र कीजिएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने ही आपको यहाँ पे भेजा है हज पे, तो अल्लाह ही इन सारे मसलों से आपको निजात देगा, आपको इन सब चीज़ों से बचाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप किसी से आर्गुमेंट मत कीजिएगा, किसी से बहस मत कीजिए, किसी से लड़ाई झगड़े, इन हर चीज़ों से दूर रहिएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत पे, अपने हज पे, उस पर आप फोकस कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सभी के हज को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो जिससे मैंने हज करने का कुछ टिप्स आपको दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एक गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं या फिर हज करने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़, मेरा नाम है आफ्ताब, आप मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ करें। और ख़ास तौर से जब आप अरफात के मैदान में हों तो उस वक्त मुझे ज़रूर याद करें। आप मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ करें। और दूसरा काम आप जो कर सकते हैं वो ये कि इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें फिर, बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।